हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी से ही है। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं ये वीडियो 1 घंटे तक की ना बनाऊँ, क्योंकि तुम लोग बोर हो सकते हो और किसी किसी को नींद भी आ सकती है। नॉर्मल है ये। बीच बीच में एंटरटेनमेंट करने के भी सोर्सेज हैं मेरे पास। मतलब कैसे हम साइकोलॉजी और म्यूज़िक को लिंक कर सकते हैं एंड थेरेपीज वी कैन क्रिएट एंड ऑल, हम वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। बट पहले ये वाला चैप्टर पूरा करवाने का मैं ज़रा सोच रही हूँ। और ये वीडियो भी वही अपना 3-4 दिन लेट है, फिर समझ जाओ। बस थोड़ा आलस चढ़ जाता है मुझे भी कभी कभार। मुझे सच्ची में एक टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। बट अब जैसे जैसे करके आई गॉट चांस, तो मैं मौका खोऊंगी नहीं। जितना हो सके टॉपिक आई विल कंप्लीट हेयर ओनली। एंड पोस्ट फ्रूडियन अप्रोचेस है वैसे आज का टॉपिक। लास्ट हमने सारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स और वो पढ़े थे। क्या पढ़ा था हमने? और साइकोसेक्सुअल, हाँ सॉरी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट वाला पढ़ा था हमने। ओरल एनल वाले स्टेजेस जो हो सकते हैं ना, ओरल एनल फैलिंग जेनाइटल लेटेंसी पहले आएगा, देन जेनाइटल। अभी है हमारा पोस्ट फ्रूडियन अप्रोचेस, यानी कि सिगमंड फ्रूड की जो थ्योरीज और अप्रोचेस जो इन्होंने बताई थी, उनके कॉन्ट्रडिक्शन में, उनके क्रिटिसिज्म में कौन कौन अपनी अलग अलग थ्योरीज लेकर आता है, जिसमें से हमें इनके डेसिपल्स, इनके स्टूडेंट्स ही मिलेंगे जो इनसे ज़्यादा बढ़िया थ्योरी लेकर आते हैं। क्योंकि इनका क्या था, ये हमेशा सबसे ज़्यादा फोकस देते थे 2 चीज़ों पर, एक सेक्स पर और एक एग्रेशन पर। इनको हर चीज़ के पीछे का रीज़न वही दिखता था। और इन्होंने मेल्स को बहुत ज़्यादा वो दिया था इम्पोर्टेंस, और फीमेल्स को बताया था इन्फीरियर, ना जाने किस खुशी में। तो इनका ये जो डाउट था ना दिमाग में कि फीमेल्स कम हैं एंड ऑल, ये सब इन्फीरियर होती हैं, और मेल्स को इन्होंने एज प्रोटोटाइप अपनी स्टडीज़ में रखा। उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे पास कार्ल यूंग, कैरन हॉर्नी, एरिच फ्रॉम, एरिक एरिक्सन, एल्फ्रेड एडलर, इन सब की थ्योरीज़ हैं। तो ये हम पढ़ेंगे और ये बहुत पॉजिटिव वे में बताई गई हैं अब जो थ्योरीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये ह्यूमन के ना ग्रोथ पर, उसके पोटेंशियल पर, और सेक्स और एग्रेशन से हटकर जो चीज़ें होती हैं ना एक इंसान की लाइफ में, उस पर बहुत अच्छे से फोकस करती हैं। ठीक है। तो पोस्ट फ्रूडियन अप्रोचेस में सबसे पहले ये बता रखा है कि बहुत सारे थ्योरिस्ट ने डेवलप करे अपने आइडियाज़ फ्रूड को लेकर ही, मतलब फ्रूड से देखकर वहीं से सिमिलैरिटीज़ हैं, फ्रूड को लेकर ही अपने आइडियाज़ डेवलप करें। और कुछ ने काम करा है फ्रूड के साथ, देन अपना आगे जाके साइको एनालिटिकल थ्योरी से ही अपने खुद के नए वर्जन्स निकाल लिए, अपने खुद के नए वर्जन बना लिए। ठीक है, फ्रूड के साथ काम करके। मैंने बताया ना इनके डेसिबल, इनके स्टूडेंट्स ही हैं बहुत सारे। तो ये जो थ्योरिस्ट हैं इनको हम नियो एनालिटिकल भी बोलते हैं और पोस्ट फ्रूडियन भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपना काम जो है सिगमंड फ्रूड से अलग तरीके से दिखाते हैं। अब इनकी थ्योरी अलग क्यों है? क्योंकि इनकी थ्योरी सिगमंड फ्रूड जैसी नहीं है, और सिगमंड फ्रूड वाली थ्योरी की हर एक चीज़ को फॉलो नहीं करती है। इन्होंने कुछ अलग निकाला है तभी इनकी थ्योरी अलग बनी है ना, तो इसलिए इनका काम अलग है फ्रूड से। वो डिफ्रेंशिएट करता है, फ़र्क पता लग जाता है ना किसकी कौन सी थ्योरी है। अब 2 लोग सेम काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो दोनों सेम तरीके से उस काम को करेंगे। ठीक है। तो ये थ्योरीज जो हैं इनका ना इन्होंने कम रोल बताया, बहुत ही ज़्यादा कम इम्पोर्टेंस दिए, बहुत कम रोल बताया किस चीज़ का, जो एक इंसान में एग्रेसिव टेंडेंसीज होती है और जो सेक्सुअल टेंडेंसीज होती है ना, इड की। इड क्या होता है? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, जो अभी के अभी चाहिए वाली चीज़ है, प्लेजर सीकिंग है। दुख दर्द कुछ नहीं चाहिए उसे, पेन नहीं, पेन वो अवॉइड करता चला जाएगा, पेन उसे नहीं देखना भी नहीं है उसे, पेन उसे वो इग्नोर करेगा, उसे बस प्लेजर और प्लेजर ही दे दो। फिर चाहे उसके बीच में कोई भी कटता चला जाए, किसी का भी नुकसान हो, उसको अपना पर्सनल वाला प्लेजर चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने बहुत कम रोल, जो मतलब फ्रूड से हटकर थ्योरीज आई हैं, उन्होंने बहुत कम रोल दिखाया है, बहुत कम इम्पोर्टेंस, बहुत कम वैल्यू दी है सेक्शुअल और एग्रेसिव टेंडेंसीज पर, जो कि एक इंसान के इड में होती हैं। और ईगो का जो कंसेप्ट है ना, उसे एक्सपैंड करके ढंग से बताया है। ह्यूमन क्वालिटीज़ जैसे क्रिएटिविटी हो गई, कॉम्पिटेंस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हो गई, इन सब पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है, इन सबको एम्फेसाइज करा है, मतलब इनके रोल को समझाया है ह्यूमन की लाइफ में, इंस्टेड ऑफ गिविंग मच इम्पोर्टेंस, और इतना ज़्यादा एग्जैचुरेट नहीं करा इन्होंने सेक्स और उसका एग्रेसिवनेस का रोल एक ह्यूमन में जो होता है। ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज़ हैं यहाँ पे जो नीचे डिस्क्राइब करी गई हैं। पहले आ जाती है कार्ल यूंग की थ्योरी, एम्स और एस्पिरेशन से उनकी थ्योरी का नाम है, और इन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी के बारे में बताया था।
कार्ल यूंग ने फ्रूट के साथ काम करा था अपने करियर के शुरू के स्टेजेस में, मतलब अपने करियर के शुरू में, लेकिन बाद में ना फ्रूट से अलग हो गए थे ये, फ्रूट से अलग हो गए तभी तो उन्होंने अपनी अलग थ्योरी बनाई फ्रूट से जो अलग थी, या फ्रूट के जो कंसेप्ट पे बेस नहीं करती इतने अच्छे से। कार्ल यूंग ने ह्यूमन बींग्स को ना ऐसे देखा है कि ये ना ज़्यादातर इनको डायरेक्शन कौन देता है, ज़्यादातर गाइडेड किस चीज़ से होते हैं ह्यूमंस, अपने एम्स और एस्पिरेशन से। यानी जो भी कुछ इच्छाएं रखते हैं ना अपनी लाइफ में, कुछ चाहत जो कुछ पाना चाहते हैं, इनकी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, इनके गोल्स हैं, ये लोग ज़्यादातर उस चीज़ से गाइड होते हैं इंस्टेड ऑफ ये तुम्हारा सेक्स और एग्रेशन। ठीक है, तो कार्ल यूंग का ये कहना था कि ह्यूमन बींग्स आर मच मोर गाइडेड बाय एम्स एंड एस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ दिस सेक्स एंड एग्रेशन। और उन्होंने डेवलप करी अपनी खुद की पर्सनालिटी की थ्योरी जिसका नाम है एनालिटिकल साइकोलॉजी। और एनालिटिकल का मतलब ये होता है कि तुम अच्छे से किसी चीज़ को देख रहे हो, समझ रहे हो एंड देन उसे एक्सप्लेन कर रहे हो एक सिस्टमैटिक तरीके से। पूरा क्योटिक नहीं हो रहा, वो ढंग से एक ऑर्गेनाइज मैनर में सब कुछ चल रहा है और केयरफुल एग्जामिनेशन हो रहा है चीज़ों का, क्योंकि हमें इन चीज़ों को समझना है एंड देन आगे एक्सप्लेन भी करना है कि हमने करा क्या है। तो उन्होंने एम्स और एस्पिरेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि मतलब जो भी कुछ इंसान अपनी लाइफ में करना चाहता है, जो उसकी सॉरी बैकग्राउंड वॉइस के लिए, हाँ सॉरी, जो भी कुछ इंसान एक अपनी लाइफ में करना चाहता है, उसके जो गोल्स हैं, एम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, जो लाइफ में वो पाना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है ना, हर ह्यूमन किसी न किसी का, मतलब किसी न किसी कह रही हूँ सॉरी, सबका कुछ ना कुछ एक गोल, एक मकसद है ना, यहाँ धरती पे आने का जो पर्पस ऑफ लाइफ होता है उनका, वही उनकी लाइफ को मीनिंग देता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड पे इन्होंने थोड़ा ज़्यादा फोकस करा। अब यहाँ पे तुम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्लीज़ लिखना मत, वैसे लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, पर फिर भी सेफ्टी पॉइंट के लिए मत लिखना। एम्स और एस्पिरेशंस को डिस्क्राइब कर देना कि डिज़ायर्स, विशेस, जो उनके अर्ज होते हैं ना, वो सब बताए हैं। और अर्ज सेक्सुअल और एग्रेसिवनेस के अलावा भी होते हैं बहुत सारे। कोई इंसान कुछ करना चाहता है, अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लाइक कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता है, तो कोई अपने बलबूते पे कुछ बहुत बड़ा करके दिखाना चाहता है, सबके सपने होते हैं ना, उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, एम्फेसाइज किया है। विद दिस फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग वेरी मच विद अ स्ट्रॉन्ग विश, कुछ पूरा शिद्दत से पाने की इच्छा। ठीक है, एंड आगे इसमें बता रहा है कि बेसिक अजम्पशन है इनकी थ्योरी की, वो ये है कि कॉम्पिटिंग फोर्सेस और स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना इंडिविजुअल के अंदर, जो बैलेंस हो जाते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, मैं ये वाली लाइन फिर से बताती हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। इनकी जो थ्योरी है उसका मेन अजम्पशन या बेसिक जो क्रक्स से बोलना चाह रहे हैं ना, वो ये बोल रहे हैं, ऐसा मान के चलते कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी के अंदर कॉम्पिटिंग फोर्सेस होते हैं। हमने पढ़ा था ईगो, सुपर ईगो, तीनों होते हैं एक ह्यूमन के अंदर। मतलब लाइक ये नहीं कि ह्यूमन के अंदर उसको तुम खोलोगे और उसमें से निकाल लोगे, ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर दिखने वाले नहीं है, इमेजिनरी है, माइंड में होते हैं ना, अनकॉन्शियस में हमने देखा था। तो इसमें ये बताया कि कॉम्पिटिंग फोर्सेस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं इंडिविजुअल के अंदर, जो इंडिविजुअल खुद अपने आप बैलेंस कर सकता है अपने डिसीजंस लेके, अपने चॉइसेस लेकर, मतलब चूज़ करके चीज़ों के बीच में इंडिविजुअल खुद ही डिसाइड करता है ना उसे किसकी बात सुननी है, उसका क्या चीज़ स्ट्रांग है, ईगो या सुपर ईगो, या किसकी वो चलने देगा, है ना। तो इसमें ये बता रहा था कि इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी के डिमांड्स के बीच में ऐसा कुछ कॉम्पिटिंग फोर्सेस और स्ट्रक्चर होना, या इंडिविजुअल और रियलिटी के बीच में ऐसा कुछ कॉम्पिटिंग फोर्सेस और स्ट्रक्चर होना, बल्कि इंडिविजुअल के खुद के अंदर ही ऐसे कॉम्पिटिंग फोर्सेस और स्ट्रक्चर हैं जो कि वो बैलेंस कर सकता है और बैलेंस कर भी लेता है खुद अपने हिसाब से। और कार्ल यूंग ने ये क्लेम भी करा कि एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होती है जिसके अंदर आर्किटाइप्स या प्रीमोडियल इमेजेस आते हैं। अब ये क्या है, इसका मतलब ये कि बचपन से ही जब हम लाइक पैदा होते हैं, बर्थ लेने के बाद ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, पर वो हमें पता होती हैं। वो लाइक वो हम सीख कर ही उतरते हैं नीचे धरती पर, वो हमें पहले से ही पता है, और वो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, उस चीज़ों को सब मानते हैं, सब फॉलो करते हैं। सो वी ऑल्सो फॉलो देम, हम सबको पता है ना भगवान क्या होते हैं, वी ऑल नो ना। तो इसमें ये बता रहा है प्री मॉडल इमेजेस जो एंशिएंट टाइम से, पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, एंड आर्किटाइप्स, इनको आर्किटाइप्स भी बोलते हैं। और ये इंडिविजुअली एक्वायर्ड नहीं है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल ने लाइक जैसे कोई स्किल एक्वायर करता है ना, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो हमें वो आ जाता है, हमने वो चीज़ लर्न कर ली, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
बल्कि ये इनहेरिटेड है, पेरेंट्स से बच्चों में आ गए हैं, हमारे अंदर ये पहले से ही है, सबको ही पहले से पता है जन्म लेने के बाद कि भगवान क्या होता है, भगवान कौन है। ठीक है, इतनी नॉलेज होती है सब में। जैसे गॉड हो गया, मदर अर्थ हो गया, धरती जिसमें हम रहते हैं, ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आर्किटाइप्स के। मतलब एक तो कहते हैं ना बेसिक नॉलेज बेस, दुनिया दुनिया क्या है वो चीज़, या दुनिया कौन चला रहा है, भगवान, अर्थ क्या है वो चीज़ होती है सब में, वो पता है सबको, इतना वो कॉमन सेंस है सबके अंदर, जो कि मिथ्स में हमें देखने को मिलते हैं, ड्रीम्स में भी होते हैं हमारे, और मैनकाइंड के हर आर्ट में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर यही है कि जैसे तुम्हारा देवी देवता हो गए, मंदिर हो गए, वो सब चीज़ें, अब ये चीज़ें किसी के सपनों में भी आ सकते हैं भगवान ना, तो वैसे यहाँ पे बता रखा है। और कालिंग ने ये भी कहा है कि एक जो सेल्फ होता है वो स्ट्राइव करता है यूनिटी के लिए और वननेस के लिए। एक इंडिविजुअल क्या अचीव करना चाहता है, उसे क्या चाहिए, उसे यूनिटी भी चाहिए और वननेस भी चाहिए, उसकी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अपनी एक अलग पहचान ना जो उसे बाकियों से अलग बना रही है, वो तो बन ही रहे, साथ में उसे ना आसपास के लोगों का थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए, और कुछ ऐसे ऐसे लोग भी चाहिए जो हाँ उसे पता है कुछ भी होगा ना उसके ऊपर विश्वास करेंगे, उसके ऊपर उसको सपोर्ट करेंगे किसी भी सिचुएशन में, उसके ऊपर पूरा विश्वास करेंगे और उसका साथ देंगे। यूनिटी भी चाहिए उसे, अनेकता में एकता, और वननेस भी चाहिए, मतलब एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। ठीक है, यूनिटी में है तो ये नहीं भूल रहे कि अच्छा हाँ हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, वो भी हमें पता है। ठीक है, ऑल्सो ये आर्किटाइप एक्सप्रेस हो सकता है अलग अलग तरीके से, और इन्होंने कार्ल युंग ने ना बहुत अच्छे से डिवोट करा है अपने एफर्ट्स वगैरह को, मतलब बहुत मेहनत करी है ये पढ़ने में और ये देखने में कि कैसे ये आर्किटाइप्स अलग अलग ट्रेडिशंस में, अलग अलग कल्चर्स में, कस्टम्स में, रिलीजन्स में दिखाए जाते हैं, एक्सप्रेस करे जाते हैं। अब जैसे सब लोग एक टाइप के भगवान को नहीं मानते ना, होते सारे एक ही हैं बट सब लोग नहीं मानते। क्यों जाते हो तुम लोग मंदिर, जब कुछ चाहिए होता है तभी, क्योंकि आधे लोग तो दुख में ही याद करते हैं सिर्फ भगवान को, सुख में याद नहीं करते। लाइक कुछ सेलिब्रेशन है तो ऐसे कुछ, आधे लोग, मैंने बोला सबको, आई एम नॉट टारगेटिंग है, ठीक है, सबको नहीं मैं टैग कर रही किसी भी तरीके से, तो कोई ऑफेंड भी मत हो ना, जनरल समझाने के लिए आई एम टेलिंग कि जैसे अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस में कैसे लोग इन अपने आर्किटाइप्स को, जो ऐसे उनका बेसिक नॉलेज जो सदियों से चलता आ रहा है पुराने टाइम से, उसी को सब है वही से फॉलो करते हैं। जैसे मुस्लिम है तो मस्जिद जाना है, नमाज वगैरह पढ़नी है, अब हिंदू हैं तो पता है मंदिर तो जाना ही है, और सबको लाइक महाभारत और रामायण का कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज तो है, इवन कैरेक्टर्स तक तो एटलीस्ट पता ही होते हैं। तो वही चीज़ है, तो अलग अलग कल्चर्स ट्रेडिशंस में ये चीज़ अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करी जाती है बहुत सारे ढंग से। और कार्ल युंग के हिसाब से यूनिटी और होलनेस को अचीव करने के लिए एक पर्सन जो है वो अवेयर हो जाता है बहुत ज़्यादा हद तक, बहुत अच्छे से अपने विजडम को लेकर, जो कि उसके पर्सनल और कलेक्टिव अनकॉन्शियस में प्रेजेंट है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का मतलब यहाँ पे पता है क्या है, अभी सबके अनकॉन्शियस माइंड में है ना, इसको लेकर हम इतना अवेयर नहीं है, ये ऑन गो हमारे दिमाग में ये चीज़ चलती नहीं रहती कि अच्छा हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है ये वो, या मैंने ये चीज़ याद नहीं करी, मेरे को पता है मेरे अंदर ये है, जिस बारे में इतनी नॉलेज तो है, और अनकॉन्शियस माइंड में है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो सबके अंदर है, सबको पता है भगवान है, अच्छा ठीक है, देवी देवता हैं पता है, भगवान कौन कौन से हैं पता है, हमारे भगवान कौन सा है ये भी पता है, हमारे भगवान जी के लिए कौन कौन सी पूजा एंड ऑल सब ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स फॉलो करे जाते हैं ये भी हमें पता है। और सबको लाइक हिंदू हैं तो हमें दशहरा का पता है कि किस बेस पे या किस उससे मोटिव से वो सेलिब्रेट करा जाता है, मनाया जाता है, एंड ऐसे ही उसका पता है दिवाली का, जब राम जी वनवास से वापस आए थे, तो इतना हमें इतना थोड़ा बहुत तो लाइक पता ही है, या बचपन से हमें पता है, अच्छा देख रहे हैं महाभारत है रामायण है तो इतनी नॉलेज होती है। तो ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस ऐसी सबको अपने अपने भगवान जी का पता है, क्रिश्चियन हो गए तो उन्हें पता है जीसस के बारे में अच्छे से, ठीक है। और हम उसी के साथ ये जो हमें इतना कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाला नॉलेज है ना, और पर्सनल अपने सेल्फ का भी नॉलेज है साथ में, उसी के साथ जब हम सीख जाते हैं ना शांति से, पीस के साथ और भाईचारे के साथ रहना, तो तब जाके हम वो अचीव कर पाते हैं यूनिटी और होलनेस। कहते हैं दूसरों के साथ अच्छा रहोगे, दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा और अच्छा ही होगा, तो यूनिटी आ ही जाएगी। और होलनेस पूरा लाइक होलिस्टिक टाइप व्यू जो होता है ना, एक
तुम्हें खुद का भी पता है, औरों को भी पता है। दूसरों के साथ दूसरों के साथ जब तुम हो, तुम्हें पता है कैसे उनके साथ एक्ट करना है, क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना, या किसी गॉड के बारे में कुछ उल्टा लाइक या बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि पता है सामने वाला बंदा भी इसी गॉड को मानता है, ये भी हमारे साथ का ही है। तो इतनी नॉलेज हमें होती है। वो अलग बात है अनकॉन्शियस में से कभी निकल के वो स्लिप ऑफ टंग हो जाए, कुछ अटपटा निकल जाए मुंह से, ठीक है। तो इसमें यही था, और इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। मैं इसमें जो कुछ एक आध छोटे मोटे मुश्किल वर्ड्स हैं ना, वो आई विल एक्सप्लेन इन लास्ट। अभी आ जाते हैं कैरन हॉर्नी के ऊपर। इनकी थ्योरी मुझे अच्छी लगी थोड़ी सी, मतलब इनकी थ्योरी बहुत मीनिंगफुल है। कैरन हॉर्नी भी हमारे जो है सिगमंड फ्रूड के ही स्टूडेंट थी। इन्होंने भी अपनी अलग थ्योरी डेवलप करी, जो कि फ्रूडियन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जब फ्रूड के सिगमंड फ्रॉइड के दिए गए जो प्रिंसिपल्स हैं और जो उन्होंने जैसे जैसे चीज़ों को रोल्स दिए हैं ना, इस हिसाब से इनकी थ्योरी नहीं थी कैरन हॉर्नी की। इन सब से डिविएट करती हुई एक अलग ही डायरेक्शन में जाती हुई, और उन सब से हट के कैरन हॉर्नी की अलग थ्योरी थी। कैरन हॉर्नी ने ज़्यादा पॉजिटिव व्यू लिया है ह्यूमन लाइफ का, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस करा है, ज़्यादा रोल बताया है ह्यूमन लाइफ में किस चीज़ का, ह्यूमन के ग्रोथ का और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। जैसे मैंने कहा था, अब हमें सब कुछ लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव पढ़ने को ही मिलेगा। अब कुछ वैसा नहीं आएगा कि बहुत ज़्यादा रोल अनकॉन्शियस माइंड का है या सेक्सुअल ड्राइव्स हैं, एग्रेसिवनेस है। नहीं, फ्लूइड की तरह सब लोगों ने इन माइन्यूट सी चीज़ों पर ना फोकस नहीं करा। ह्यूमन की लाइफ में और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बारे में बताया है और ह्यूमन ग्रोथ के ऊपर बहुत एम्फेसिस करा है, जोर डाला है। और कैरन हॉर्नी का मेजर कंट्रीब्यूशन था इस चीज़ में कि इन्होंने फ्रूड की ना इस थिंकिंग को, इस चीज़ को चैलेंज करा कि फ्रूड वुमेन को कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे समझते हैं वुमेन को एज इन्फीरियर। लेकिन ना हॉर्नी मेजर कंट्रीब्यूशन लाइज इन चैलेंज टू फ्रूड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज इन्फीरियर। मतलब इन्होंने इसके पीछे रीज़न दिया कि चलो अगर तुम वुमेन को इन्फीरियर बोल भी रहे हो, मान भी रहे हो, तो वो किस वजह से है, ठीक है। क्योंकि फ्रूड का ना बहुत गलत और इरेशनल टाइप का रीज़न था वुमेन को इन्फीरियर बोलने का, ठीक है। वो पीनेस एनवी के ऊपर है वैसे रीज़न। अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई विल करेक्ट पक्का। और कैरन हॉर्नी के हिसाब से ये था कि दोनों सेक्स, मेल भी और फीमेल भी, दोनों एक दूसरे से एडमायर होते हैं, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं चाहने की और प्यार करने की इच्छा रखते हैं अपने मन में। और कोई भी सेक्स को हम एज सुपीरियर एंड एज इन्फीरियर नहीं देख सकते, फिर चाहे तो मेल को कहो चाहे फीमेल को कहो, दोनों बराबर हैं, इक्वालिटी है इधर भी। देन कैरन हॉर्नी ने ये कहा कि वुमेन जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है, उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है किस चीज़ का, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स का इंस्टेड ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स का, ठीक है। तो कैरन हॉर्नी का कहना ये था कि वुमेन के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का, वो कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, कैसे लोगों के साथ मिल रही है, प्लस उनका कल्चर उन्हें क्या सिखा रहा है, वो किस कल्चर में ब्रॉटअप हुई हैं, कहाँ पली बड़ी हैं। तो उनका कल्चरल फैक्टर्स और जो सोसाइटी, उनका सोशल फैक्टर्स है, आसपास का इन्वायरमेंट जहाँ वो रहती हैं, वो उन्हें ज़्यादा अफेक्ट करता है इंस्टेड ऑफ उनका बायोलॉजिकल फैक्टर्स। वही सारा जो उनके अंदर पेरेंट्स से उनमें आया है, इनहेरिटेंस के थ्रू, जीन्स के थ्रू, नहीं, वो सारा उन्हें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, वो बायोलॉजिकल फैक्टर में आएगा। वो सारा इन्हें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता वुमेन को। इंस्टेड ऑफ ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है कि सोशल और कल्चरल फैक्टर्स क्या है एक वुमेन के, जहाँ वो रह रही है, एंड उसका कल्चर एंड ऑल सब कुछ। और कैरन हॉर्नी ने ये आर्ग्यू किया कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से होते हैं, जो कि चाइल्डहुड के दौरान हुए होते हैं एक बच्ची के साथ। मतलब वैसे वुमेन्स के ऊपर ही है, बट वी कैन अप्लाई टू मेल्स एज वेल, ठीक है। और वही इनका आर्ग्यू करना ये था कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पीछे का मेन कॉज या रीज़न और सोर्स ये आते कहाँ से हैं, ये हम इसको बता सकते हैं कि ये क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। क्योंकि डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हुए हैं चाइल्डहुड के दौरान, बचपन में ही किसी के साथ लाइक कुछ बुरा हुआ है तो उसके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पाया। इंटरपर्सनल इज़ व्हाट, तुम्हारा दूसरों के साथ क्या रिश्ता नाता और क्या रिलेशन है, कितने अच्छे तुम दूसरों की फीलिंग्स एंड इमोशंस, नीड्स, मोटिव्स, ड्राइव, सब चीज़ों को समझ पा रहे हो, और कैसे तुम लोग आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, कैसे तुम आपस में रिलेशन शेयर कर रहे हो दूसरे के साथ। तो ये डिस्टर्ब्ड हो गया है ना, दूसरों के साथ इतना अच्छा तालमेल नहीं बैठा बचपन से ही। जैसे मान लो एग्जाम्पल भी दे रखा है, पेरेंट का बिहेवियर अपने बच्चे के प्रति ना थोड़ा इनडिफरेंट है, डिस्करेजिंग है और इराटिक है,
पेरेंट ही अपने बच्चे को इतना नहीं कुछ समझता नहीं है, या जैसा वह उसे कुछ ऐसा मतलब इतनी इम्पोर्टेंस इतनी वैल्यू नहीं देता, उसी की वर्ड्स को काउंट नहीं करा, उसी की वर्ड को काउंट नहीं करा जाता घर में, उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता है। एंड प्लस डिस्करेजिंग है बच्चे की तरफ, जो कि बहुत गलत चीज़ होती है भाई। ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत गलत, चाहे किसी भी सेंस में हो। क्यों डिस्करेजिंग गलत है? क्योंकि तुम खुद देखो, जब बच्चे को उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे और एनकरेज होने की बजाय डिस्करेज करते जाएंगे, तो वो जो करना चाहेगा वो तो कर ही नहीं पाएगा ना कभी भी। वो बेचारा तो अंदर दबता चला जाएगा ना। कितना उसके रिप्रेस फीलिंग्स, विशेस और डिज़ायर्स ऐसे हो गए होंगे बेचारा, जो करते करते रुक जाए ऐसे। क्योंकि देखो, व्हाट आई बिलीव इज़ कि इंसान को ना कुछ भी करने के लिए, फिर चाहे वो अपने लिए कर रहा हो चाहे किसी और के लिए कर रहा हो, एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वो एक जर्क, एक कहते हैं ना, वो पीछे से एनर्जी मिलना, वो वाला फोर्स लगना कि हाँ उसको कर पाए, उसको मोटिवेशन हो, खुद पे उतना भरोसा हो, लाइक। और वो भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जब तुम्हें कोई बाहर से ही अपना ही, लाइक अपने ही घर में कोई दबाएगा या एनकरेज करने वाला नहीं होगा, तो तुम्हारा खुद पे तो भरोसा क्या, उस सामने वाले से भी भरोसा बहुत बुरी तरह उठ जाएगा। और ऐसे जब होता है कि अपने ही मतलब लाइक ऐसे एक्ट करें बच्चे के साथ, पेरेंट्स ही ऐसे एक्ट करें ना, उसको सपोर्ट ना करें, डिस्करेज करें, जो कि बचपन से एनकरेज करना चाहिए बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए, जो भी वो करना चाह रहा है। चलो ठीक है, गलत भी है, तुम समझा दो उसे, बता दो कि गलत है, नहीं करना चाहिए, बट उसे दबा देना और उसे लाइक कुछ इम्पोर्टेंस ही ना देना। सबकी सोच तो अपनी अलग अलग होती है ना, क्योंकि मेरी तो अलग है सोच अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा। किसी सेंस में मैच नहीं करती, किसी सेंस में नहीं। हाँ, पंगे चलते रहते हैं, ठीक है, बट डिस्करेज करना इज़ नॉट गुड। किसी भी ह्यूमन को नहीं, मेरे हिसाब से तो दुश्मन को भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए कुछ करने के लिए। गलत है तुम रोको, बताओ उसे कि गलत है, बट डिस्करेज नहीं करना चाहिए। मतलब ये बहुत हर्टिंग हो जाता है उस इंसान के लिए जिसे तुम डिस्करेज कर रहे हो। वो बंदा अंदर से लाइक टूट जाता है, कुछ बचता नहीं है फिर उसमें। चल ठीक है, मोटिवेट सब लोग नहीं करते, मोटिवेशन करने वाले सारे लोग नहीं मिलेंगे हमें, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा घर में सब कुछ पसंद नहीं आता, या जो हम करना चाह रहे हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो मोटिवेट मत करो, बट डीमोटिवेट तो मत करो ना। फिर जब मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट भी मत करो। और इंसान को वैसे ना खुद को मोटिवेट करना आना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, मैं बता रही हूँ। और टॉपिक से शिफ्ट ना हूँ मैं और ज़्यादा, कि आगे तो बहुत ही कुछ बता सकती हूँ, बट यहीं पे स्टिक टू द टॉपिक। ओके, यहाँ पर आगे है कि अगर ऐसे बच्चे के साथ ऐसे पेरेंट्स ऐसा करते हैं ना, तो उस बच्चे को इनसिक्योरिटी फील होती है, वो इनसिक्योर हो जाता है, और उसके अंदर बेसिक एनजाइटी नाम की चीज़ जो है डेवलप हो जाती है। ये बेसिक एनजाइटी को रिजल्ट करता है, मतलब इसका मेन आउटकम निकल के ना, रिजल्ट निकल के बेसिक एनजाइटी आता है। खुद देखो, बच्चे को लगेगा अपने ही सपोर्टिव नहीं है, अपने ही मुझे डिस्करेज कर रहे हैं, अपनों के प्रति उसके दिमाग में क्या थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, क्या नज़रिया बन जाएगा अपनों को लेकर। और जब कोई एक लाइक भरोसा तोड़ दिया बच्चे को, ये तो है ना कि चल जो भी मैं करूँगा, पेरेंट्स तो है मेरे साथ, पेरेंट्स को तो मुझ पर भरोसा होगा ही होगा। उम्मीद लगा ली उसने पेरेंट्स से, वहाँ पेरेंट्स ने मना कर दिया, उसे डिस्करेज कर दिया कुछ भी करने से, हाँ नहीं किया कुछ भी करने से, सो एंड सो, मतलब वट एवर कुछ भी थिंग है, उसे करने से मना कर दिया, हाँ नहीं करा, बच्चा टूट गया ना पूरी तरीके से। अब इस बेसिस पे क्या होगा आगे, और नेगेटिव चीज़ें होंगी ना। उसे लगेगा कि यार, जब मेरे अपने ही मुझे धोखा दे सकते हैं, दगा कर सकते हैं, या इन्हीं को ही मुझ पर भरोसा नहीं है, जब यही मुझ पर एक ट्रस्ट नहीं कर सकते, मुझे कुछ भी करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन नहीं दे सकते, 1% तक सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो मैं बाहर वालों से क्या उम्मीद रखूँगा? मेरा तो कोई अपना है ही नहीं ना। उसे फिर ये हो जाएगा, वो बाहर भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा कभी भी अपनी लाइफ में। ये चीज़ होती है, एक बार भरोसा टूट जाए तो फिर वो समझो, एक से जिससे टूटा है ना, वो बाकी बाहर वालों के साथ भी फिर इन डाउट में ही रहेगा, वहाँ पर भी वो भरोसा नहीं कर पाएगा लोगों पर, उसे बहुत दिक्कत होगी आगे जाकर। एंड उम्मीदें ना वैसे मेरे हिसाब से किसी से भी नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब, हर कोई तुम्हारी उम्मीदों पर लाइक पूरा खरा खरा उतर के आ जाए, अपनों से भी नहीं लगानी चाहिए। उम्मीद तुम खुद से करो, उसके ऊपर खरे उतर जाओ, खुद से जो एक्सपेक्ट करा है वो खुद को करके दिखा दो, या खुद वो चीज़ पा लो जो चाहिए,
वो उम्मीद ठीक है खुद से लगाना, खुद का हमें पता है, खुद को हम समझते हैं, जानते हैं अच्छे से, सामने वाले का हम क्या ही कह सकते हैं कि बाहर क्या है और अंदर दिमाग में क्या सोच है, क्या चल रहा है, ये क्या कर सकता है हमारे साथ, क्या हो सकता है अभी इसकी वजह से। ठीक है, तो चाइल्ड उस टाइम बहुत इनसिक्योरिटी टाइप में आ जाएगा, उस वाले वाइब उसको आने लगेगी, कोई है नहीं उसका, कोई अपना, अकेला है वो बेचारा, वो वाली चीज़ इनसिक्योर फील करेगा वो बहुत ज़्यादा, और बेसिक एनजाइटी से बहुत ज़्यादा चिंता होने लग जाएगी, लाइक अपने अपने फ्यूचर की, अपने बारे में बहुत सोचेगा डीप में जाके कि भाई मैं क्या सच में मैं ऐसा हूँ, या मैं जो भी करता हूँ सब गलत ही होता है, इसलिए मेरे साथ ऐसे करते हैं अपने भी बिहेव। उसे खुद पे शक होने लगेगा, मतलब सोचो इस हद तक उसके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है सिर्फ इतनी सी चीज़ का कि उसके पेरेंट्स ने उसे सपोर्ट नहीं करा। ठीक है, लोग होते हैं बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कि कोई भी चीज़ आगे जाके करे, उस चीज़ को करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए ना झूठ मूठ में तारीफ़ और अप्रिसिएशन कर देते हैं। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, पेरेंट का ही बिहेवियर चाइल्ड के प्रति सही नहीं है, जिसकी वजह से बेसिक एंजाइटी डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्नी, और मेरे हिसाब से ये सच भी है बहुत हद तक। एंड डीप रिजेंटमेंट टुवर्ड पेरेंट और बेसिक हॉस्टिलिटी अकर ड्यू टू दिस। इससे क्या होगा, वही जैसे मैंने बताया, पेरेंट्स के प्रति ना उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेवलप हो जाएगी कि पेरेंट्स से अलग, पेरेंट्स से अगेंस्ट, और इनकी सोच और मेरी सोच तो लाइक मिलती नहीं है, कभी मिलेगी भी नहीं, वो सब चीज़ें, और नेगेटिविटी की तरफ जाने लगेगा वो, बहुत गुस्सा भर जाएगा, एक बैर होता है ना, बैर दुश्मनी टाइप डेवलप हो जाएगी अपने पेरेंट्स को लेकर, क्यों ना हो जब अपने ही दगा करेंगे तो। ठीक है, और ऐसा एक्सेसिव डोमिनेंस और इंडिफरेंस दिखा के, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में हाँ करना भी ठीक नहीं है, लाइक कोई भी कुछ कर रहा है तो मुझे हद पार सपोर्ट दे दो, और बहुत ज़्यादा अप्रूव कर दो, उसे एग्री कर जाओ उसकी चीज़ पर, ये भी सही नहीं है। बल्कि पेरेंट्स को ऐसा जनरेट करना चाहिए चिल्ड्रन के अंदर, एक सेकेंड, ये मैं खुद से बता रही हूँ कि पेरेंट्स को चिल्ड्रन के अंदर ऐसा जनरेट करना चाहिए कि बच्चों को ये भी लगे कि हाँ, ना होते हुए भी ना फिज़िकली साथ दिल से कनेक्शन है, और बच्चे के साथ पेरेंट्स हैं, किसी भी चीज़ में जो भी वो करेगा पेरेंट्स का सपोर्ट उसे रहेगा हमेशा। ऐसा पेरेंट्स को अपनी इमेज बनानी चाहिए बच्चों के सामने बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही, इंस्टेड ऑफ ऐसे कि अच्छा ये तो मुझे पहले भी इस चीज़ के लिए इन्होंने कभी सपोर्ट नहीं करा, पहले भी ये लोग मुझे हमेशा मना करते थे कि अच्छा ये चीज़ ठीक नहीं है, या तेरे को ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए, या पैर अपनी चद्दर के बाहर नहीं फैलाने चाहिए। क्यों, जब उसे लगता है वो अचीव कर पाएगा तो वो कर पाएगा ना अचीव, उसका खुद के ऊपर जो भरोसा है उसे तो मत तोड़ो ना तुम, क्योंकि वो अगर एक बार टूट गया ना, समझो वो इंसान फिर पूरा क्रैक हो चुका है, वो फिर सब ब्रोकन है उधर। ठीक है, तो ये बता रखा है कि जो पेरेंट्स ऐसे बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाते हैं, लाइक लीडरशिप क्वालिटी वाला, ऑटोक्रेटिक वाला बिहेवियर, जैसे हम कहते हैं ना अपनी चलाना, अपना ही रोब झाड़ना, और दूसरे की सुनना नहीं, दूसरे को बस सप्रेस करते चले जाना, दूसरों को ऐसे बना देना अपना ही डर खौफ फैला के, अपनी चला चला के, कि जो तुम कहोगे दूसरा फिर वही फॉलो करे, वही मानना शुरू कर दे, इवन अपने बारे में वो वैसे ही सोचने लग जाए जैसे तुम उसे बता रहे हो नेगेटिव वे में। तो ऐसा डोमिनेंस और इंडिफरेंस वाला एटीट्यूड, बिल्कुल ट्रीट ढंग से ना करना, बहुत गंदी तरह पेश आना अपने बच्चे के साथ, या बहुत ज़्यादा हद तक सपोर्ट देना जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों में या गलत चीज़ों के लिए भी, चल बच्चा है अपना ठीक है हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी गलती भी हमें नहीं दिख रही फिर, या फिर बहुत कम अप्रूवल, बहुत कम सपोर्ट देना कि अच्छा नहीं, ना ना ठीक 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 है, ठीक ठीक है, जैसे कहते हैं ना बच्चे को यहाँ वहाँ से कंपेयर कर करके अपने बच्चे को सबसे बुरा बताना, उसी को ही लो करना, बहुत डाउन फील कराना उसी को। वो चीज़ अगर जो पेरेंट्स मतलब करते हैं ना, या ऐसा कुछ दिखाते हैं बिहेवियर बच्चों के प्रति, तो पेरेंट्स ना बच्चों के अंदर क्या इससे डेवलप कर रहे हैं, क्या आ रहा है इस वजह से बच्चों के अंदर ना आइसोलेशन आ रही है, वही अकेलापन, कि वो अकेले हैं, उनके साथ कभी कोई था नहीं, कभी कोई होगा नहीं, जब उनके अपने उनके साथ ऐसे हैं तो बाहर वालों पे वो कैसे ही भरोसा कर पाएंगे। आइसोलेशन वाली फीलिंग और हेल्पलेसनेस, लाइक कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अच्छा इससे मुझे इस चीज़ की तो रियलाइजेशन हो गई कि जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ूंगा या कुछ भी मेरे साथ बुरा होता है तो मुझे अकेला ही उसे हैंडल करना है, अकेला ही कुछ करना है, और हेल्पलेस और होपलेस फील करेगा, वो कोई उम्मीद नहीं रख पाएगा, सिर्फ भगवान भरोसे जीने वाली चीज़ हो जाएगी। भगवान पे भरोसा वैसे रखना चाहिए क्योंकि अपने दगा करेंगे पर भगवान नहीं करेगा मैं बता रही हूँ। तो उसका ऐसा हेल्पलेसनेस हो जाएगा कि खुद की ही वो हेल्प नहीं कर पा रहा, बाहर से तो उसके पास कभी कोई सोर्स था ही नहीं हेल्प करने वाला, क्योंकि चाइल्डहुड से ही पेरेंट्स उसके साथ ऐसे पेश आए हैं, हमेशा उसको लाइक दबाते चले गए हैं, उसकी सुनी ही नहीं गई, उसे एक्सप्रेस ही नहीं करने दिया गया जो वो करना चाह रहा है। ठीक है, सही गलत तो तुम तब डिसाइड करोगे ना जब जो वो करना चाह रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है, और जो वो क्या करना चाह रहा है वो क्या है।
ठीक है, पहले ही उससे बोल दो, उसने कुछ भी बताया भले ही वो अच्छा हो बुरा हो, बिना सुने बिना कुछ कहे पहले ही बोल दो, अच्छा ये तो हमेशा भाई ऐसे ही करता है, इसे हटा दो, गलत है ये, या इसकी तो भाई चलने नहीं देनी, ये हटाओ। हमारा हमारा ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसे, हमारा ज़्यादा वो क्या, एक सेकेंड, उसे वो कहते हैं ना कि हमारा ज़्यादा, एक सेकेंड, हमारा अड्डा है, हमारा यहाँ पे चल रहा है सब कुछ, तुम बस यहाँ ठिकाने के लिए रुके हो, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी, हमारे हिसाब से जीना सीख जाओ, वो चीज़। और ये इंटरफेयर करती है, ये इंटरप्ट करती है एक बच्चे के हेल्दी डेवलपमेंट के अंदर, कैसे ही वो डेवलप कर पाएगा ढंग से जब चाइल्डहुड से उसके साथ ऐसा हो रहा हो। तो ये थी कैरन हॉर्नी वाली थ्योरी। आई होप समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं टॉपिक से बाहर भी बहुत हद तक गई हूँ ये फीलिंग्स और इमोशंस वाले पार्ट में। स्टिल पूरी कोशिश यही रही थी कि समझ आ जाए, फिर भी समझ ना आए, कोई डाउट रहे तो प्लीज़ बी फ्री टू आस्क। एल्फ्रेड एडलर, लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट। एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी का नाम वैसे इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इन्होंने ये बताया था, इनका बेसिक असम्पशन ये था कि ह्यूमन बिहेवियर ना पर्पसफुल और गोल डायरेक्टेड होता है। मतलब लाइक ह्यूमंस क्या है, ह्यूमन को पता है पहले से कि वो धरती पे किस चीज़ के लिए आए हैं, किस स्पेशल मकसद के लिए उन्हें नीचे धरती पे भेजा गया है, क्या वो करेंगे, उनको अपनी लाइफ में बेसिकली करना क्या है, कैसे अपनी लाइफ का मीनिंग ऑफ लाइफ उन्हें सर्च करना है, या उनका गोल बेसिकली क्या है, और जो गोल है उसी के ऊपर डायरेक्ट करता हुआ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, बेसिकली उन्हें कैसे अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला नीड तक पहुंचना है, कैसे उसे अचीव करना है, सबको साथ में लेके चलते हुए भी, या सबके जो हैं ताने वाने सुन के भी, सबका जो बुरा अच्छा जो भी लोग दे रहे हैं उसे वो सब एक्सेप्ट करते हुए उसे खुद आगे कैसे बढ़ना है अपनी लाइफ में, उसे पता होता है। तो ह्यूमन का बिहेवियर इस तरीके से है पर्पसफुल, जो भी करेगा कुछ अच्छा करेगा और उसके पीछे कुछ वैलिड रीज़न होगा और कुछ अचीव करने लायक ही होगा धरती में कह रही सॉरी, उसका कुछ अचीव करने लायक ही होगा बिहेवियर अपनी लाइफ में, और धरती को कुछ देने के लिए, लाइक सोसाइटी को कुछ किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करने वाला, पर्पसफुल है, वर्थफुल है बहुत, और गोल डायरेक्टेड है, किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए गोल की तरफ ही है उसका बिहेवियर, कि वो उसी के प्रति है अपना पूरा डेडिकेटेड है, पूरा डिवोटेड है उसी के प्रति, और वही उसे अचीव करना चाह रहा है अपने गोल को। और हर एक के अंदर ना एक कैपेसिटी होती है कि हम चूज़ कर सकें चीज़ें, चुन सकें वैरायटी के बीच में से, और क्रिएट कर सकें अपने हिसाब से, भाई जैसा हमें चाहिए उस हिसाब से हम बना भी सकते हैं। ह्यूमंस के अंदर इतना एबिलिटी, इतना कैपेसिटी, इतनी क्षमता है। देन जो हमारे पर्सनल गोल्स होते हैं वही हमारे सोर्सेज होते हैं मोटिवेशन के लिए। अब जब तुम्हें पता है भाई कि तुम्हारा ना लाइक कुछ सपना है, तुम्हें पता है उसे कैसे पूरा करना है, कैसे अचीव करना है उसे लाइफ में, या लाइक कैसे हमें अपने लिए कुछ करना है, अपने बलबूते पे ये चीज़ मैंने खड़ी करने की सोची है, तो मुझे इस टाइम तक आते आते इतने सालों बाद ये चीज़ यहाँ खड़ी हुई चाहिए, मेरा सपना है कि मैं करके रहूँगा, बिना करे मैं मरूँगा नहीं, वो वाली चीज़ जो एक गोल्स होते हैं ना तुम्हारे, वही तुम्हारा गोल्स, लाइफ का मकसद, मेन मोटिव जो तुम अचीव करने आए हो यहाँ, वो उखाड़ के लेके जाना है तुम्हें, वो करके रहना है ना मरने से पहले, वही तुम्हारा सोर्स है, वही तुम्हारा मेन कारण है मोटिवेशन का, वही तुम्हें करने के लिए बार बार बोलता है, कहता है कि अच्छा तू ये कर, कोई साथ दे ना दे, तुझे अचीव करना है अपनी लाइफ में, अपने लिए दिखाना है सबको कि हाँ तू भी अपने बलबूते पे यार ये कर सकता है, ठीक है, किसी से कम नहीं है तू भी। तो पर्सनल गोल्स, खुद के लाइफ के सेट करे हुए गोल्स, टारगेट्स हैं, वो अचीव करने के लिए जब हम लड़ते हैं, उसके पीछे जाते हैं और उसके पीछे लाइक खुद को पूरा झोंक देते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं उसे पाने के लिए, वही हमारा क्या है, मोटिवेशन का सोर्स है, वही हमें आगे और मोटिवेट करता है, आगे और बढ़ावा देते हैं कि हम उस चीज़ में जाएं और वो करें, और वो तब तक करें जब तक वो हमें मिल ना जाए, ठीक है। एंड यही गोल्स जो हैं हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई लाइफ में हमें पता है क्या करना है, कुछ पर्पस है, कुछ मीनिंग है अपनी ज़िंदगी का, हमें पता है ये चीज़ें हैं, ये अचीव करना है मुझे, ये मेरे गोल्स एंड टारगेट्स हैं, यहाँ तक मुझे पहुँचना है, यहाँ तक मेरी रीच है, और कैसे कैसे पहुँचना है, वी ऑल नो डैट, ठीक है। तो जब ये पता लगता है तो एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि चल किसी का लाइक डर वर कुछ नहीं है, किसी का डर नहीं मारा, सोचा मैंने करना है तो मैंने करना ही है, कमिटमेंट है अपने गोल के प्रति पूरी, ठीक है। फिर चाहे कोई भी आके चैलेंज करेगा, टोकेगा, रोकेगा, हमने वैसे भी नहीं रुकना, हमें पता है हमें क्या करना है, हम करके रहेंगे, सिंपल। तो गोल्स हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एंड हमें मदद करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कि हम
जो इनएडिकेसी की फीलिंग आती है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के दौरान, उसको ओवरकम कर पाएँ, उससे बिना अपने ऊपर मतलब इनएडिकेसी की फीलिंग्स जो एक इंसान के अंदर आती हैं कि वो दूसरों से कम है या दूसरों से ज़्यादा है और उसमें कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ फॉल्ट, कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं। क्योंकि ठीक है, होती है सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अपनी अपनी, पर जब तुम खुद पे भरोसा नहीं करोगे ना और अपने आप को थोड़ा हद तक रिस्पेक्ट नहीं दोगे, सेल्फ इस्टीम तुम्हारा उस हिसाब से हाई नहीं होगा, एफिकेसी नहीं होगी किसी काम को करने के लिए, तो फिर लाइक बहुत मुश्किल हो जाती है। खुद पे पहले भरोसा करना आना चाहिए, खुद की वर्थ को, इम्पोर्टेंस को, वैल्यू को समझना आना चाहिए, तब जाके तुम दूसरों की वर्थ, इम्पोर्टेंस, वैल्यू एंड ऑल समझ पाओगे, दूसरों को रिस्पेक्ट दे पाओगे। ठीक है, तो इसमें ये है कि जो गोल्स होते हैं हमारे पर्सनल गोल्स, वही हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, प्लस वही हमें मदद करते हैं कि जो इनएडिकेसी की फीलिंग्स आ रही हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के दौरान एक इंसान के अंदर, वो उसे ओवरकम कर पाए, उससे भाई झेल के आराम से उससे बाहर निकल पाए, या उन फीलिंग्स का ना ज़्यादा उसके ऊपर असर ना पड़े, उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में रहे वो चीज़, उसके ऊपर हावी ना हो। और अल्फ्रेड एडलर का व्यू मतलब ये इस तरीके से देखते थे, हर एक इंडिविजुअल ना लाइक सफ़र होता है, हर एक इंडिविजुअल इस चीज़ से गुजरता है, फीलिंग्स ऑफ इनएडिकेसी और गिल्ट, जिसे हम इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि बचपन में ही आ जाता है कि अच्छा हाँ, वो कहते हैं ना अपनी थाली में हमेशा घी कम ही लगता है, वो वाली चीज़, यार ये तो मुझसे ज़्यादा है, ये कंपैरिजन करके सोचना, हाय ये तो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, ये तो मुझसे ज़्यादा प्यारा है, ये तो मुझसे ज़्यादा लंबा है, या इसने तो, ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा हद तक कमाता है, मतलब लाइक खुद पे ही एक सॉरी फील करना है, वो करना कि हाय मैंने कर नहीं पाया जो मैं करना चाहता था, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती ना कभी, इसलिए ये होता है इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स, खुद को हमेशा लो, कम, गिरा हुआ बहुत हद तक, लाइक क्या कहते हैं उसे, लो ग्रेडेड टाइप, खुद को ही रिस्पेक्ट ना देना, खुद को दूसरे के कंपैरिजन में हमेशा कम और बहुत ही ज़्यादा कम बताना, दिस इज़ व्हाट इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स इज। फिर भी मैं एक बार ढंग से बाद में बता दूंगी। और ये चाइल्डहुड, बचपन से ही राइज होता है। इस कॉम्प्लेक्स को जब ओवरकम कर लिया, इसको रिजॉल्व कर लिया, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है, फिर उस इंसान का ऑप्टिमल मतलब जितना रिक्वायर्ड है, जितना नीडेड है, उतना अच्छे से पूरा फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन वो बन पाता है, उसका ढंग से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो पाता है तब जब उसने इस इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम कर लिया, लाइक दूसरों से जेलसी ना रख कर, अपना जो कर रहे हैं, जो है लाइफ के मकसद, उन्हें ढंग से अचीव कर करके, और दूसरों को लाइक हमेशा बढ़ा चढ़ा कर, अच्छा बताकर, खुद को कम, बहुत लाइक कम खुद को ऐसे बताते हुए, ये चीज़ ना करते हुए। ठीक है, तो ये था अल्फ्रेड एडलर वाला इंडिविजुअल साइकोलॉजी वाला थ्योरी। एरिच फ्रॉम का बता रही हूँ, एक सेकेंड। सिगमंड फ्रॉइड को क्रिटिसाइज़ करते हुए एरिच फ्रॉम का ये कहना था कि भाई इन्होंने भी बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, ये भी ज़्यादा नहीं मानते थे, ये अपना ये बकवास चीज़ें जो होती है ना, सेक्सुअल ड्राइव एंड ऑल, ये भी ज़्यादा नहीं सोचते थे कि इंसान में बस ये चीज़ें हैं जो उसको कुछ भी करने के लिए, लाइक उसकी अर्जेज़ हैं, विशेज़ हैं, इच्छाएँ हैं, नहीं, और भी कुछ बहुत कुछ होता है एक इंसान की लाइफ में, उसके कुछ खुद के ना गोल्स भी होते हैं जो उसने सेट करे होते हैं अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इनका था एरिच फ्रॉम का कि फ्रूड का जो बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन था उसके कॉन्ट्रास्ट में था, और एरिच फ्रॉम ने अपनी थ्योरी डेवलप की थी सोशल ओरिएंटेशन से। ठीक है, मतलब इंट्रैक्शन होगा, बाहर के लोगों के साथ इन्वॉल्व होगा ह्यूमन, वहाँ से अपने कनेक्शंस एंड रिलेशंस बनाएगा, उससे रिलेटेड है। इन्होंने ह्यूमन बींग्स को ऐसे देखा था कि ये सोशल बींग्स हैं, हमें लाइक कोई ना चाहिए, दोस्त हैं, ठीक है, पता है आसपास लोग हैं, अपना एक ग्रुप है, अपना हमें पता है वहाँ पे एक अलग सी आइडेंटिटी है, हाँ ये मेरा दोस्त है, हम दोनों साथ में हैं। तो ह्यूमन बींग्स को इंटरेक्ट करना, दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना, उनसे बातें करना, उनके साथ रिलेशन बनाना पसंद है, वी आर सोशल बींग्स। ठीक है, और ऐसे मतलब इन्होंने ह्यूमन बींग्स को देखा एज सोशल बींग्स, और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे दूसरों के साथ कुछ रिलेशनशिप है। ठीक है, और इन्होंने ये आर्ग्यू करा कि साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ जो होती हैं ह्यूमन में, ग्रोथ और अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करने की, अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने वाली जो नीड है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो तो एक जो ये साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ है ह्यूमन की, ग्रोथ एंड अपना रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, ये रिजल्ट होती है किससे, डिज़ायर फॉर फ्रीडम। सबके मन में एक इच्छा, एक विश रहती है कि हाँ मुझे वो आज़ादी मिल जाए जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए।
ठीक है। एंड स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रुथ, मुझे लड़ना है, मुझे अपना जो पाना है लाइफ में उसके लिए मेरे को पूरा लाइक नाइंसाफ़ी नहीं चाहिए, मुझे भी इक्वालिटी चाहिए बिना डिस्क्रिमिनेशन के। मुझे भी क्या कहते हैं, एक सेकेंड, मुझे भी जस्टिस चाहिए, मुझे भी इंसाफ चाहिए, और मेरे को भी सच्चाई के बेसिस पर लेके लड़ना है और जाना है आगे तक। अपना जो मैं पाना चाहता हूँ उसे ऐसे ही लेना है मुझे भी, पूरा ईमानदारी के साथ, बिना किसी बीच में लाइक लोचा करे हुए। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे बचपन में है ना, चाइल्डहुड में दो बच्चे हैं, अब एक चॉकलेट थी, उससे आधा आधा करके दोनों को दे दिया, तो एक को ना ये लगता है मुझे कम मिली है, या मेरे मेरे पास आधा पीस कम आया, उसके पास ज़्यादा चला गया, तो ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ गलत हुआ है बहुत, तो वो इसके लिए आवाज़ उठाएगा, इसके लिए बोलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। इसका एग्जाम्पल ऐसे ये भी हो सकता है कि प्लेट में खाना डाल दिया तो उसको एक चीज़ कम लग गई अपनी प्लेट में, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में पड़ी थी, तो एक को मिल पाई, उसको पसंद थी, बट उसे नहीं मिल पाई दूसरे को, तो दूसरे को ये रहता है कि ये मेरे साथ ना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, गलत करा है, मम्मी ने मुझे नहीं दिया, उसको दिया, उसको ज़्यादा प्यार करती है, उसको ज़्यादा वो है इम्पोर्टेंस मिलती है, उसको ज़्यादा कंसिडर करा जाता है, या उसकी लाइक्स डिसलाइक्स वगैरह उनको अच्छे से पता है, इसलिए मुझे ढंग से इक्वल ट्रीट नहीं करा, मुझे नहीं दिया इन्होंने, गलत है मेरे साथ। तो ये जस्टिस वाला चीज़ होना, सच्चाई वाली चीज़ होना कि हाँ भाई मेरे पास प्रूफ है, मुझे पता है उसकी प्लेट में वो चीज़ ज़्यादा, उसकी प्लेट में वो चीज़, वो पर्टिकुलर खाने की चीज़ कोई ज़्यादा थी और मेरी प्लेट में वो नहीं मिली मुझे, तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो चीज़। ह्यूमन लड़ेगा फिर जस्टिस के लिए और ट्रुथ के लिए, और उसे भी आज़ादी चाहिए ही होती है वो चीज़ करने के लिए जो उसके वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, जो वो बेसिकली करना चाहता है अपने लिए। ठीक है। एरिच फ्रॉम ऐसा व्यू अपना होल्ड करते थे कि जो कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं पर्सनालिटी वाले, वो हमारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना बाकी इंडिविजुअल्स के साथ, जो जो हमने पल बिताए होते हैं, जो जो हमारे जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं बाकी लोगों के साथ, और क्या कहते हैं, जो भी हमने लाइक एक्सपीरियंस करा होता है दूसरे लोगों के साथ, वहाँ से बिल्ड होते हैं, वहाँ से डेवलप होके निकल के आते हैं हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं। कि जब तक हम लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं ना, जब तक हम लोगों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, अपनी कुछ उनके बीच पहचान नहीं बनाएंगे, जब तक हम लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हम कैसे हैं। वो कहते हैं ना, दूसरे ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि तुम कैसे हो, बाकी तुम्हारे बारे में तुम्हें अच्छे से पता है, तुम भी अच्छे से बता सकते हो, ऐसे कुछ वो नहीं है, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल समझाने के लिए। और जो हमारा कल्चर है ना, वो हमारा गिवन सोसाइटी में, पर्टिकुलर सोसाइटी में हम कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से हम वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये उस चीज़ से शेप होता है। अब मेरे को पता है, जैसे मेरे को नहीं, मैं किसी और का एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कोई लड़की है, उसे पता है कि उसके यहाँ पे एरिया में ना ऐसे ऐसे लोग रहते हैं और ये चीज़ें हैं, तो उसे यहाँ पे छोटे कपड़े पहन के नहीं निकलना, लाइक बुरी नज़रें हैं तो कुछ ना कुछ गलत उटपटांग चीज़ हो सकती है, तो उसे यहाँ पे संभल के चलना है थोड़ा, और पूरा अपना कम्प्लीटली पैकड अप होके ढंग से ड्रेसअप होके चलना है। पर उसे पता है भाई ये कोई वहाँ फॉरेन कंट्री नहीं है, कोई बाहर नहीं है, या इंटरव्यू के लिए जाना है, तो उसे ये पता है कि हाँ किस तरीके से ड्रेसअप होना है, वहाँ पे उसे किस किस टाइप के लोग, सोफिस्टिकेटेड टाइप, ऐसे डिसिप्लिन पूरा इन्वायरमेंट होगा, तो उसे उस हिसाब से ड्रेसअप होके जाना है। जैसा इन्वायरमेंट होता है उसमें हम ढल जाते हैं। एंड हमारा कल्चर ही शेप होता है इस चीज़ से कि हम किस टाइप की सोसाइटी में रहते हैं। हाँ ठीक है, मुझे सिखाया गया है कि मान लो मुझे सिखाया गया कि ठीक है दूसरों से छीन के नहीं खाना, या चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, तो अपनी सोसाइटी में भी मैं लोगों के साथ वैसे ही पेश आऊँगी ना, वही चीज़ है। और लोगों के जो डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं, मतलब बाकियों से जो हाई लेवल पे उनमें देखने को मिलते हैं, जैसे ये पर्सन सच्चा है तो तुम्हें ज़्यादातर ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन में तुम्हें सच बोलता हुआ दिखेगा, या उसने झूठ भी बोला होगा ना कभी, अगर बाई चांस एक आध बार, तो फिर किसी के अच्छे के लिए बोला होगा या किसी की मदद करने के लिए बोला होगा, अपना कोई सेल्फ उसके पीछे सेल्फिशनेस वाला कोई सेल्फ पर्पस नहीं छुपा होगा, एक खुद को बचाने के लिए बोल रहा है, सच को छुपाने के लिए बोल रहा है, वो चीज़ नहीं होगी। एंड इसके अंदर है कि जो एक पर्सन के डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में जहाँ वो रह रहा है, जहाँ वो एग्जिस्ट करता है अपने कल्चर के साथ, वो एज फोर्सेस काम करते हैं उसके सोशल प्रोसेसेस शेप करने में, और उसका कल्चर जो है खुद में उसे शेप करने में। अब जो एक पर्सन का मेन कोई पर्टिकुलर ऐसा ट्रेट है, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसमें बहुत हाई लेवल में तुम्हें देखने को मिलता है, अच्छा इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, तो भाई ये जहाँ भी जाएगा इसमें लीडरशिप क्वालिटी तुम्हें हाई लेवल में देखने को मिलेगी। देख कर ही मतलब तुम पहचान जाओगे, अच्छा ये है, ये तो भाई फिर अपना ही राज चलाएगा, सबको दबाता चला जाएगा, किसी का मतलब कोई स्टैंड किसी का लेगा नहीं,
ना किसी को इतनी इम्पोर्टेंस देगा, ना ही किसी को किसी भी चीज़ पर डिसीजन लेने देगा। टीम वर्क में भी ये कहेगा अच्छा भाई मैं कैप्टन हूँ, मैं लीडर हूँ और मेरे को मैम ने ऐसे ऐसे बोला तो मैं ही ये चीज़ करूँगा। ठीक है। तो इसमें यही है कि पर्सन के जो एक डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं वही उस गिवन सोसाइटी में वही काम करते हैं एज फोर्सेस जो कि शेप करेंगे उसके सोशल प्रोसेसेस। वो कैसे दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे उनके साथ एक्ट कर रहा है, या क्या वहाँ अपना बिहेवियर दिखा रहा है। जैसे तुमने किसी सोशल सिचुएशन में प्लेस कर दिया, कहीं डाल दिया ऐसे सोशल सिचुएशन में, तो वहाँ वो कैसे कैसे बिहेव करेगा वो सब, और उसका कल्चर भी वही शेप करते हैं। अगर ये समझ ना आया तो प्लीज़ पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार भी पूछोगे ना एक ही चीज़ मैं बताऊंगी इस हिसाब से कि इजी वे में समझा पाऊँ ढंग से। और जो एरिच फ्रॉम का काम है वो इसे हम ऐसे पहचान सकते हैं, उसे हम ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इन्होंने पॉजिटिव क्वालिटीज़ को बहुत वैल्यू दी है, जैसे कि टेंडरनेस और लव होता है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। अब हर इंसान के अंदर एक प्यार है दूसरों के प्रति, एक अच्छी भावनाएं हैं, इसको तुम दूसरे तरीके से मत लेना, ठीक है। मतलब एक ये होता है ना कि हाँ मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करना, ना मैंने कभी किसी का बुरा करने का सोचा, मेरी इंटेंशंस कभी रॉन्ग नहीं है, वो वाली चीज़ है। एक लाइक ये चीज़ हो गई, ऐसे समझ सकते हैं कि अब तुम खुद कैसे समझाऊँ। हाँ ठीक है, मैं अपना वाला एग्जांपल लेके बता रही हूँ, मतलब जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मैं बता रही हूँ। इसमें तुम ऐसे समझ सकते हो कि हर एक इंसान दिल से अच्छा ही होता है, कोई भी बुरा नहीं होता। अगर वो बुरा कभी हो जाता है या उसे बुरा कोई, अगर तुम्हें लगता है कि वो बुरा हो गया, ये वैसा नहीं है जैसे वो पहले पहले था, बदल गया, तो उसे अगर कोई बुरा बना भी रहा है तो उसके आसपास के लोग ही बना रहे हैं, ठीक है। और ये बात सच है, ज़रूरी नहीं है ना सारे लोग हमें सेम तरह के टकरें या सब हमारे साथ सेम तरीके से पेश आएँ। अलग अलग सिचुएशंस में लोग बदलते हैं टाइम के साथ साथ, तभी शायद कहते हैं ना कि अपना खुद को ज़्यादा रख के लोग कभी कभार बदल जाते हैं, ये दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, मतलब समझ तो कुछ भी है। मेन बात ये कि सब बाय हार्ट अच्छे ही होते हैं, सबको भगवान ने अच्छा बना कर ही भेजा है। और अगर कोई बुरा कभी बन जाता है ना तो वो उसके आसपास के लोगों की वजह से, उसे उसके इन्वायरमेंट से क्या मिले, क्या प्रोवाइड करा गया, या लोग उसके साथ कैसे पेश आए हैं, उस पर डिपेंड करता है उस चीज़ की वजह से बुरा बना है। वरना वैसे वो दिल से अच्छा है और उसका दिल भी साफ़ है, किसी के प्रति बुरी भावना या किसी का कुछ बुरा करना वो भी नहीं रखता अपने मन के अंदर, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, और वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। एरिक एरिक्सन, सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये हमने ना 11th में पढ़ा है। मैं 11th का सिलेबस भी उठाऊंगी, डोंट वरी। 11th में हमने मिस ट्रस्ट और ट्रस्ट के बीच में देखा था, आइडेंटिटी क्राइसिस होता था बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर बेस्ड है इनकी थ्योरी। एरिक्सन की थ्योरी ना स्ट्रेस डालती है, बहुत ज़्यादा जोर डालती है रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस पर, जो कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। वही सोच समझ के डिसीजन लेना किसी भी चीज़ का, मतलब पूरा अच्छे उसके पीछे पीछे से पूरे इसके रीजंस निकालना, ये चीज़ अगर मैं करूँगा तो इससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं दूसरों पर, या इससे मेरे को क्या क्या बेनिफिट या लॉस होंगे, पूरा हर चीज़ के पीछे से रीजंस अच्छे से निकालना। और अपनी ईगो की सुन के, जैसे ईगो काम करती है, ईगो जैसे प्रिंसिपल, ईगो एक सेकेंड, जैसे ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करती है उस हिसाब से चलना। तो एरिक्सन की थ्योरी में डेवलपमेंट जो है उसको हम देख सकते हैं एज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, होता रहेगा डेवलपमेंट। इंसान की जो आज सोच है किसी चीज़ को लेकर वो आगे जाकर कुछ और हो सकती है, या जैसे वो आज अपने बाहर की दुनिया को देख रहा है वो आगे जाके किसी और नज़रिए से भी देख सकता है। डेवलपमेंट जो है होता रहेगा, थिंकिंग उसकी डेवलप होती जाएगी, टाइम के साथ साथ एडवांसमेंट आता रहेगा उसके अंदर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना अपीयरेंस भी थोड़ी बहुत चेंज हो रही है किसी पर्सन की, आज ऐसा कुछ दिखता था और 10 साल पहले ऐसा दिखता था और आज 10 साल बाद ऐसा दिख रहा है। वैसे डेवलपमेंट ऑन गोइंग है, होता रहेगा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी ज़िंदगी चलना है जब तक हम लोग हैं। मतलब बायोलॉजिकल सेंस में नहीं कहूँगी कि एक एज पे आके रुक जाती हैं कुछ चीज़ें होना ह्यूमन बॉडी में, थिंकिंग तो डेवलप भाई होती ही रहती है। सोच किसी चीज़ को लेकर तुम्हारी आज जो ज़रूरी नहीं है वो 10 साल बाद 15 साल बाद वही रहेगी, बदल भी सकती है। किसी चीज़ को लेकर जो पर्सपेक्टिव पर्टिकुलर नज़रिया तुमने बना रखा है माइंड में वो चेंज भी हो सकता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और न्यूट्रल या कुछ भी, ठीक है। तो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और जो ईगो आइडेंटिटी है वो इस प्रोसेस के अंदर ना सेंट्रल प्लेस लेती है। ईगो आइडेंटिटी, ईगो की बेसिस पे अपनी एक आइडेंटिटी बनाना, सच्चाई की बेसिस पे अपनी एक पहचान बनाना लोगों के बीच, खुद की एक आइडेंटिटी होना,
ठीक है, जो हमें दूसरों से अलग बनाती है, वो चीज़ इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में, जो कि लाइफ लॉन्ग चलना ही है, होता ही रहेगा ह्यूमन में, उसके अंदर सेंट्रल प्लेस, मेन एक रोल, मेजर पार्ट जो है वो कवर करती है। और इनका कंसेप्ट था आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर, जो कि अडोलसेंट एज के दौरान होता है, वही टीन एज में, प्यूबर्टी के दौरान। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या था, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। लाइक इसके अंदर ये भी एक एग्जांपल है, तुम लोग समझ सकते हो। अच्छा, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, बैठे हैं, मैंने मुंह पे हाथ रखा हुआ है क्योंकि मेरे मुंह पे ना इधर ना दाना है, लाइक पिंपल हो रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि भाई दूसरे लोग इसे देखें और मेरे को देख के कहें अच्छा इसके मुंह पे तो पिंपल्स होते रहते हैं, इसकी स्किन तो ऐसी है, ये वो। मतलब ये रहता है कि दूसरे लोग ना हमेशा हमें ही देख रहे होंगे और हमारे बारे में ही सोच सोच के अपने दिमाग में चीज़ें बना रहे होंगे। ठीक है, वो चीज़ 11th में था। आई विल रिवाइज, ये पूरा मैं पढ़ा दूंगी, चिंता मत करना। आइडेंटिटी क्राइसिस में अगर फिर भी लगे ना थोड़ा और एलैबोरेट करूँ, बोलना, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी। ये अडोलेसेंट एज के दौरान होता है, सब में, हर ह्यूमन में देखने को मिलता है, बॉयज़ में भी, गर्ल्स में भी, सब में आइडेंटिटी क्राइसिस। और एक सेकेंड, इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा अटेंशन भी मिली है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट और फोकस भी करा गया है। अब आगे देखते हैं। एरिक्सन ने यह आर्ग्यू करा कि जो यंग लोग हैं वो जनरेट करते हैं अपने लिए ऐसा सेंट्रल पर्सपेक्टिव और एक डायरेक्शन जो कि मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी और पर्पस दे सके उनकी लाइफ में उन्हें। ठीक है, सिमिलर ही है बाकी थ्योरी से जो कि हमने अभी तक पढ़ी। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं कि एरिक्सन ने ऐसा आर्ग्यू करा, जो कि यंग पीपल हैं अपने लिए, खुद के लिए वो जनरेट करते हैं ऐसा सेंट्रल पर्सपेक्टिव, मतलब वर्ल्ड को, जो उनकी बाहर बाहर की आसपास की दुनिया है, बाहर के जैसे लोग हैं, उसको नज़रअंदाज ना करते हुए, उसको कंसिडर करते हुए, और अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव जो है उनको दुनिया को लेकर उसे कंसिडर करते हुए एक डायरेक्शन अपने लिए बनाते हैं, एक राह ऐसी चुनते हैं, कुछ ऐसा मतलब करना अपने माइंड में एक बनाते हैं ना हम यार, कि कैसे कैसे इस चीज़ तक मुझे पहुंचना है, कैसे कैसे मुझे इसको पाना है। वही चीज़ जो कि उन्हें मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी दे सके और पर्पस दे सके, उनकी लाइफ का जो मकसद है वो उन्हें मिल सके, और मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी। हाँ, कौन से लोग हैं जिनके साथ मेरा भाईचारा मुझे हमेशा बना के रखना है, वो ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी वाली फीलिंग मेरे को जहाँ हमेशा आती है, वाइब मेरी जहाँ मैच करती है जिसके साथ, वहाँ मुझे रहना है हमेशा, इनसे कभी अलग नहीं होना। ये कुछ लोग हैं जिन्हें मुझे प्रायोरिटी देनी है सबसे ज़्यादा, इनके साथ मेरे को रखना है अपने अच्छी बना के हमेशा। तो यूनिटी, एक मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी एंड पर्पस, जो उसका खुद की लाइफ का मकसद है ना, ये दूसरों के साथ वो क्यों रह रहा है, क्योंकि उसे चाहिए, सोशल रिलेशन चाहिए होते हैं ह्यूमन को, दूसरों के साथ अच्छा लगता है ह्यूमन को इंटरेक्ट करना। अकेले होते तो सोचो मर गए होते ना कब के, अकेले बैठे हैं कोने में, कोई है ही नहीं, एक भी कोई ह्यूमन ही नहीं मिला हमें। क्यों है, लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं ना, इसीलिए मैं बातचीत करना, लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है। इनकी थ्योरी में यही था, एरिक एरिक्सन में। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बी वेरी फ्री टू आस्क। साइकोडायनेमिक थ्योरीज जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, उनको अलग अलग एरियाज से, अलग अलग क्वार्टर से बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, बहुत सारी कमियां निकाली गई, बहुत क्रिटिसाइज करा गया इनको, कॉन्ट्रडिक्शन आए इसके ऊपर। मेजर क्रिटिसिज्म क्या है, ये थ्योरीज जो हैं ये केस स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड है और इनमें कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, इनके पीछे लाइक कोई भी रीज़न, लॉजिक ऐसे कुछ नहीं लगाया गया, रैशनल थिंकिंग यूज़ नहीं करी गई। एंड ये स्मॉल और एटिपिकल इंडिविजुअल्स को यूज़ करती हैं एज सैम्पल्स। सैम्पल क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन में से एक कोई भी पार्ट निकाल लिया, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो उसकी कमियाँ हैं वो फिर हम ये मान के देखेंगे वो पॉपुलेशन में भी है ना, ऐसे ही तो देखेंगे ना। तो इसमें यही बता रखा है कि इन्होंने एटिपिकल इंडिविजुअल्स को, अब हर एक इंडिविजुअल सेम टाइप का नहीं होता, सब लोग सेम नहीं होते, शुरू से हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, सब में हमें कुछ ना कुछ हट के अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, फिर चाहे वो ट्विन हो चाहे कोई भी हो। तो इसमें ये बता रखा है इन्होंने छोटे और एटिपिकल इंडिविजुअल्स को एज सैम्पल सिलेक्ट कर लिया था अपने जनरलाइजेशन बनाने में। सैम्पल सिर्फ तुमने सिलेक्ट करें तो उसी के बेसिस पे बाकियों को लेकर अपनी सोच बना लोगे, उसी बेसिस पे जनरलाइज कर लोगे कि अच्छा ये सैम्पल इस पॉपुलेशन से ऐसा है तो मतलब यहाँ के ज़्यादातर लोग ना इसी टाइप के ऐसे ही होंगे, वो चीज़ करना जो कि गलत है। तो दे यूज स्मॉल एटिपिकल इंडिविजुअल्स एज सैम्पल्स फॉर एडवांसिंग जनरलाइजेशन। अपनी थ्योरी के अंदर इन्होंने ये करा था, जो कंसेप्ट थे इनकी थ्योरी में वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं करे गए थे, और ये मुश्किल है जो इनके कॉन्सेप्ट है ना थ्योरी में, जो इन्होंने बताए हैं अपनी थ्योरी में कॉन्सेप्ट, बहुत मुश्किल है उनको साइंटिफिक टेस्टिंग की तरफ लेके जाना, या उनको एक्चुअल में
लैब में टेस्ट करके देखना कि हाँ सच में क्या ह्यूमन में ऐसा ऐसा ये सब कुछ होता है, ये ईडीगो सुपर ईगो क्या सच्ची में काम करती है ह्यूमन के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं था। और फोर्थ वाला मेन लास्ट इम्पॉर्टेंट वाला वो ये है कि फ्रूड ने ना मेल्स को एज प्रोटोटाइप यूज़ करा है सारे ही ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। प्लस उन्होंने फीमेल के एक्सपीरियंसेस को और फीमेल के जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो नज़रिए हैं बाहर की दुनिया को लेकर, उसे एक तरह से निगलेक्ट कर दी या उसे ओवरलुक्ड कर दिया है, ठीक है। मतलब अलग ही सेंस में देखा। और मेल्स को ना हर चीज़ में, हर पार्ट ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा ही वो इम्पोर्टेंस दी है। इन्हीं को एज प्रोटोटाइप मेन रिप्रेजेंटेशन बताया है पॉपुलेशन का। इन्हीं के ऊपर ही ज़्यादा चीज़ें करके एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल सब कुछ करके देखा है। ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी मेल्स को ही एज प्रोटोटाइप माना है, उन्हीं को देखा है। और फीमेल के जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मेल से अलग होते हैं, हमें पता ही है। फीमेल के जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो चीज़ें वो फेस कर रही हैं जिन सिचुएशंस में वो हैं, उन्हें इतना कंसिडर ही नहीं करा है। फीमेल के जो पर्सपेक्टिव है उन्हें भी एकदम नज़रअंदाज टाइप करके चले हैं ये, ठीक है। शुरू से पता नहीं कि फीमेल से कोई दुश्मनी चल रही है, कुछ दिक्कत है, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि पहले भी कैरन हॉर्नी ने भी बताया कि फीमेल्स को वुमेन को एज इन्फीरियर ले रहे हैं, पता नहीं क्यों कम समझते हैं। कम तो है नहीं किसी से, सॉरी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नहीं, मैं एक बार मुश्किल वर्ड्स क्लियर कर दूँगी एक बार ही, ठीक है। देन पूरा वीडियो एंड करेंगे। कोई भी गुंजाइश ना रहे किसी भी तरह के डाउट की ना। फिर भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरलुक्ड का तुम्हारा मतलब ये होता है किसी चीज़ को देख कर ना, बेसिकली किसी चीज़ को देख कर गलत अपना नज़रिया बना लेना और फिर उसको भुला देना, उसे बताना नहीं, जताना नहीं कि हाँ तुमने इस चीज़ को गलत तरीके से देखा है, तुम्हारा इस चीज़ को पर्सपेक्टिव जो है, इस चीज़ को लेकर पर्सपेक्टिव जो है वो गलत है। वैसे मेन ओवरलुक्ड का मतलब ये भी होता है जो यहाँ पर अप्लाई होगा कि तुमने ना किसी चीज़ को ढंग से नोटिस ही नहीं करा, वो सामने हो रही थी, तुमने उसे इतनी वैल्यू ही नहीं दी, तुमने उस चीज़ को ढंग से देखा ही नहीं, ठीक है। तुमने इस चीज़ को ढंग से देखा नहीं, उसे बिल्कुल नोटिस नहीं करा, उसे कोई वैल्यू कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसे बेसिकली नज़रअंदाज वाला चीज़ है ना वो कर दिया। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप कोई पहला मॉडल डिज़ाइन किसी चीज़ का जिसकी वजह पे तुम आगे उसके फॉर्म्स, उसके पार्ट्स और डिज़ाइन बनाओगे, जो कि फ्रूड ने मेल्स को माना था, ठीक है। ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हर स्टेज में, ठीक है। और स्ट्राइव का मतलब ये होता है कि तुम बहुत ज़्यादा ना संघर्ष कर रहे हो, कुछ चीज़ पाने के लिए, कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा हद तक स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा है, लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, ऑपोजिट व्यूज़ हैं सबके, सब ऑपोजिशन में खड़े हैं, तुम्हारे अगेंस्ट हैं या तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, बट यू आर सफरिंग बैडली हेयर। तुम बहुत अच्छे से संघर्ष कर रहे हो अपनी उस एक शिद्दत से प्यार जिस चीज़ से तुम्हें उसे पाने के लिए, ठीक है। उससे लड़ते हो, अंत तक जाते हो उसे प्राप्त करने के लिए। दिस इज़ व्हाट स्ट्राइव इज़, ठीक है। बेसिकली टू स्ट्रगल, ठीक है, टू गेट समथिंग जो कि हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अचीव करना है ना कुछ, तो इसलिए देखना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा कुछ अपने लिए। वही चीज़ें बुराइयाँ लेते जाओ, सुनते जाओ यहाँ वहाँ का, सबका, आसपास का, बट करके रहो जो करना चाहते हो। कि लोगों की सोच तो भाई बदलेगी नहीं ना एक चीज़ को लेकर जो उनकी बनी हुई है। कुछ लोगों की कट्टर और रिजिड होती है, बदलती नहीं है। इसीलिए आई रियलाइज़ कि एरिक एरिक्सन और साइकोडायनेमिक थ्योरीज की क्रिटिसिज्म वाला पार्ट यू वर नॉट एबल टू सी, तो मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया थोड़ा, ठीक है। तो वैसे अभी के लिए इतना ही। इतने में कोई भी डाउट आए, कोई भी शंका रह जाए मन में, कोई पर्टिकुलर वर्ड समझ ना आए, कुछ भी दिक्कत हो, प्लीज़ बी वेरी फ्री टू टेल, बता दो मुझे, मैं बता दूँगी, फिर से समझा दूँगी अच्छे से, पूरा डीप डिटेल में, या टू द पॉइंट कहोगे तो मैं टू द पॉइंट भी समझा दूँगी। और इतना सुनने के लिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच।